regular in which elevation of arterial pressure क्योंकि अभी above the normal range, रिश्तेदारों से normal नफरत blood होती है। pressure 120 by 80 mm of Hg. In hypertension 140 by 90 और above. हाइपरटेंशन जो हुआ है उसमें इसमें देखिए कि दिखाया है कि हाइपरटेंशन जब होता है तो इंक्रीज वाल थिकनेस, ये जो वाल है इसका थिकनेस बढ़ जाता है, ठीक। और उसके अंदर का जो डायमीटर है, इंटीरियर डायमीटर, वो नैरो हो जाता है, कम हो जाता है। तो नॉर्मल इंटीरियर डायमीटर क्या हो गया, इसमें जो है पतला होना चला, ज़्यादा होते हुए चला गया। और यहाँ पर जो दिखा रहा है कि हाइपरटेंशन ग्रेजुअली इंक्रीजेज द प्रेशर ऑफ ब्लड फ्लो। जब हाइपरटेंसिव होगा तो इसका प्रेशर जो है धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाएगा, अंदर का जो भी ब्लड सप्लाई हो रहा है। देन हेल्दी जो होता है उसमें इसका वाल जो है पतला होता है और उसके अंदर में बहुत सारे जो है निकलते हैं। देखिए यहाँ के वाल जो है पतला है और यहाँ के वाल देखिए, और ये सब ज़्यादा निकल रहा है और इसमें वाल मोटा हो चुका है और ये जो सब प्रेशर के साथ आ रहा बहुत कम तो जितना कम मतलब कि वाल जितना मोटा होता जाएगा डायमीटर उतना उसका छोटा होता जाएगा, तो और ज़्यादा प्रेशर से आएगा। और यहाँ पर कहने का मतलब कि वाल जितना पतला होगा तो इसका प्रेशर उतना कम होगा, ठीक है। देन आगे बढ़ते हैं। कॉजेज़ और टाइप्स क्या है, तो प्राइमरी हाइपरटेंशन इट इज़ ड्यू टू अ नॉन कॉज और विदाउट सिस्टेमिक कॉज। इसमें प्राइमरी हाइपरटेंशन जब होता है तो इसमें कोई ऐसा कारण नहीं होता सिस्टेमिक कॉज के बिना भी हो सकता है। जैसे किसी को फैमिली हिस्ट्री में ऐसा हो, मेंटल टेंशन प्रोलॉन्ग्ड हो उस वजह से भी हो सकता है, आर्टेरियल डिजेनरेशन के वजह से भी हो सकता है, हार्मोनल और मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंस के कारण भी हो सकता है। अब यहाँ पर कह रहा है कि सेकेंडरी हाइपरटेंशन क्या होता है, तो ये होने का कारण पैथोलॉजिकल कंडीशन के वजह से होता है। जैसे एग्जांपल में दिया ड्यू टू किडनी डिजीज़, जैसे कि पियलोनेफ्राइटिस हो जाए, या फिर ड्यू टू इंडोक्राइनल डिसऑर्डर जैसे काउजिंग सिंड्रोम, डायबिटीज़ मेलाइटिस। कोजेनिटल डिफॉर्मिटी के कारण भी होता है जैसे रेनल आर्टरी ऑब्स्ट्रक्शन। अदर भी है एनलार्ज प्रोस्टेट के वजह से भी हो सकता है। टॉक्सैसीमिया अगर हो जाए प्रेगनेंसी में उस टाइम भी हो जाता है। बहुत ज़्यादा वेट हो जाए उस वजह से भी हो सकता है। सोडियम के एक्सेसिव इंटेक हो तब हो सकता है। ओबेसिटी हो, स्मोकिंग की वजह से हो सकता है। बॉर्डर लाइन हाइपरटेंशन, तो इट इज़ डिफाइंड एज द इंटरमीडिएट एलिवेशन ऑफ बीपी विथ नॉर्मल रीडिंग। मतलब कि बॉर्डर लाइन जो है हाइपरटेंशन होने होने वाला वो इंटरमीडिएट एलिवेशन होता है बीपी का, और वहीं से रीडिंग जो है बढ़ता है। मतलब नॉर्मल रीडिंग है या फिर उससे ज़्यादा या फिर उससे कम, वहीं से पता चलेगा। तो ये सब जो है हमारा मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन, ये एक सिंड्रोम है। इसमें ब्लड प्रेशर क्या होता है 140 mm ऑफ Hg चला जाता है उससे ऊपर, मतलब कि बीपी हाई हो जाता है। बेनाइन हाइपरटेंशन ये एक अनकॉम्प्लिकेटेड हाइपरटेंशन है, लेकिन यूजुअली ये लंबे ड्यूरेशन के लिए होता है और माइल्ड टू मॉडरेट सिविरिटी होता है कि प्राइमरी या सेकेंडरी लेवल तक का ये होता है। वाइट कोट हाइपरटेंशन क्या है, तो ये जो है एंजाइटी होने की वजह से है कि बहुत ज़्यादा ब्लड प्रेशर हो एक ही टाइम पर, तो डॉक्टर या नर्स जो हॉस्पिटल में क्लिनिक करते हैं तो उस टाइम एंजाइटी होने की वजह से होता है। पैथोलॉजी में देखते हैं ज़रा, पैथोफिजियोलॉजी में इसमें कंट्रोल जो है ना, थ्री कंट्रोल सिस्टम होते हैं और वही मेन होता है ब्लड प्रेशर को मॉनिटर करने के लिए। फर्स्ट जो है आर्ट्रियल बायरो रिसेप्टर। इसमें क्या होता है कि कैरोटिड साइनस से हमें जो है पता चल जाता है, और जो वेंट्रिकल वाल है उससे हमें पता चलता है कि वो वो जो है उसका बीपी मेंटेन है कि नहीं। बैरो रिसेप्टर हेल्प कर रहा है कि नहीं बीपी को मेंटेन करने में। रेगुलेशन ऑफ बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम, आप कैसे मतलब कि बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम का क्या रेगुलेशन, कैसे वो रेगुलेट होता है वो चीज़ें। अगर बॉडी फ्लूइड आर्टेरियल प्रेशर बढ़ने के कारण सिस्टेमिक इफेक्ट हो रहा है बॉडी फ्लूइड में, तब चेंजेज आएगा। नॉर्मलिटी यही है कि
Na जो है सोडियम आयन और वाटर, वो ट्रांसपोर्ट होता है, इंक्रीज होता है, सोडियम बढ़ता है, पोटेशियम बढ़ता है, H2O जो है वो ब्लड में बढ़ता है, ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम क्या होता है? तो ये एंजियोटेंसिन होगा तो एंजियोटेंसिन थर्ड, सेकेंड, थर्ड ये भी होगा, फर्स्ट होगा तो सेकेंड थर्ड भी होगा ही होगा। तो क्या होगा कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का एक्टिविटी जो है वो बढ़ जाता है, और इसके कारण से जो सोडियम एक्सक्रेशन जो इनहिबिट हो जाएगा, रुक जाएगा, और इंक्रीज ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। डायग्नोसिस एंड साइंस एंड सिम्टम्स के बारे में थोड़ा समझते हैं। तो इसमें हम मॉर्निंग ऑक्सीपिटल हेडेक देखते हैं, फैटिग्यू देखते हैं, डिजीनेस, ब्लडिंग विजन, प्रोटीनूरिया देखते हैं, मैचूरिया मतलब कि ब्लड इन यूरिन, कार्डियक अस्थमा, एंजाइनल पेन, इपिस्टैसिस मतलब नोज ब्लीडिंग, पाल्पिटेशन देखते हैं, टेनाइटस देखते हैं, मेरे कान में जो रिंगिंग हो रहा है वो साउंड, ब्रीथलेसनेस। डायग्नोस्टिक एवेल्यूएशन में हम लोग देखते हैं बीपी मेजर करते हैं, चेस्ट एक्सरे करते हैं, यूरिन टेस्ट होता है, ब्लड टेस्ट होता है, हिस्ट्री कलेक्शन होता है, फिजिकल एग्जामिनेशन होता है। कॉम्प्लिकेशन भी है, जैसे कि हार्ट डिजीज हो सकता है, रेनल फेल्योर भी हो सकता है, सेरेब्रल हेमरेज भी हो सकता है, एंजाइनल पेक्टोरिस भी हो सकता है। ये सब क्या कॉम्प्लिकेशन। मेडिकल मैनेजमेंट में डाययूरेटिक देते हैं, इससे क्या होता है कि थियाजाइड पोटेशियम जी तक देंगे या फिर फ्यूसेमाइड दे देंगे। बीटा ब्लॉकर में हम लोग देते हैं कि बीटा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर होता है जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को कंट्रोल करके रखता है। तो बीटा बीटा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर देते हैं क्योंकि ये वैसो कंस्ट्रिक्शन जो होता है ब्लड वेसल में उसको मतलब ये करता है। एटिनोलोल देते हैं, बेटाजोलोल देते हैं, टिमोलोल देते हैं, प्रोप्रानोलोल देते हैं, वैसोडाइलेटर भी दिया जाता है। इसमें ये ड्रग इसलिए दिया जाता है कि डायलेट हो और वेसल जो हो ओपन हो जाए, रिलैक्सेसिंग हो मसल्स का, मस्कुलर वाल का, बीपी लो हो जाए। जैसे कि नाइट्रेट्स देते हैं, शॉर्ट एक्टिंग में जो नाइट्रो ग्लिसरीन देते हैं 15 से 12 mg सबलिंगुअल देते हैं। लॉन्ग एक्टिंग में आइजोजोरबाइड डाइनेट्रेट देते हैं 5 से 10 mg देते हैं। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर भी होता है, कैल्शियम एंटागोनिस्ट का काम करता है। ये डिक्रीज कर देता है ऑक्सीजन डिमांड को हार्ट में जो ऑक्सीजन डिमांड का जो वैल्यू वो डिक्रीज हो जाता है, और कोरोनरी ब्लड फ्लो जो है बढ़ जाता है, जिस कारण से जैसे कि देख सकते हैं वेरापामिल जो होता है उस तरह से एंटी रेथमिक ये सब है, एडमिनिस्टर करते हैं हम लोग खाली पेट जब होता है, जब खाना खाने से पहले हम लोग देते हैं वेरापामिन। और उसी तरह से निफेडिपिन है, एंजियोटेंसिन में कन्वर्टिंग एंजाइम, ये एंजाइम को कन्वर्टिंग होने से ये रोकता है, ठीक। तो ये फर्स्ट सेकंड दोनों को कन्वर्जन करता है। इसमें कैप्टोप्रिल, रेमाप्रिल, बेनाजेप्रिल प्रिल करके जो आएगा वो सब होता है। नर्सिंग मैनेजमेंट में असेसमेंट करते हैं हम लोग, देखते हैं कि पेशेंट के एंजाइटी लेवल को असेस करेंगे कि कितना है। मेडिसिन देते हैं, हिस्ट्री ऑफ पेशेंट, टेक मेडिकल हिस्ट्री ऑफ पेशेंट, मतलब क्योंकि मतलब कहने का मतलब है कि पेशेंट का मेडिकल हिस्ट्री देखते हैं कि पहले से वो ऐसा कुछ प्रॉब्लम तो नहीं था। आस्क डाइट पैटर्न ऑफ पेशेंट, मतलब कि पेशेंट के जो डाइट क्या 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 पैटर्न है वो सब हम लोग देखते हैं, थोड़ा देखते हैं कैसे क्या देना है। एजुकेशनल लेवल जो है पेशेंट को हम लोग वो भी प्रोवाइड करते हैं कि इससे रिलेटेड एजुकेशन वो आगे देखिए। नर्सिंग डायग्नोसिस एंड इंटरवेंशन में करते हैं क्या, एंजाइटी रिलेटेड टू डिजीज़, मतलब कि नर्सिंग इंटरवेंशन में हम लोग प्रॉपर एक नॉलेज देते हैं डिजीज़ के बारे में, उनको बताते हैं कि पेशेंट अगर इस कंडीशन में तो उसको किस इस तरह की डिजीज है तो क्या करना चाहिए। कंफर्टेबल करवाते हैं, रेस्ट करवाते हैं पेशेंट को। रेस्ट्रिक्ट क्वांटिटी ऑफ विजिटर, मतलब कि ज़्यादा हम लोगों से मिलने नहीं देते हैं, रोकते हैं, इसलिए कि पेशेंट को कुछ ऐसा प्रॉब्लम हो सकता है विजिटर से मिलते रहे तो। गिव आंसर टू द क्वेश्चन ऑफ द पेशेंट, गिव आंसर टू द क्वेश्चन ऑफ पेशेंट, ठीक है। तो हम आंसर का जो है उनके सवाल जवाब जो है पेशेंट का वो भी हम देते हैं, नहीं तो पेशेंट इरिटेट हो जाए, गुस्सा हो जाए तो थोड़ा सा ये हो जाएगा। नॉलेज डिफिशिएट अबाउट डिजीज़ कंडीशन, अगर नॉलेज की कमी हो उस डिजीज़ कंडीशन के बारे में तो नॉलेज देते हैं। नर्सिंग इंटरवेंशन में जो है हम लोग प्रोवाइड प्रॉपर नॉलेज अबाउट डिजीज़ टू द पेशेंट, ऑल्सो ट्राई टू इंक्रीज नॉलेज ऑफ द पेशेंट अबाउट इस डिजीज़, मतलब कि प्रोवाइड करते हैं उनको प्रॉपर नॉलेज देते हैं उस डिजीज़ के बारे में पेशेंट को,
और कोशिश करते हैं कि वो डिजीज़ के बारे में पेशेंट को नॉलेज होगा तो वो मतलब ज़्यादा होने के कारण वो उस तरह से नहीं होगा। अल्ट्रेशन इन कम्फर्ट रिलेटेड टू डिजीज़, इसमें हम कम्फर्ट करवाने के लिए अलग-अलग तरह से अल्टरेशन भी हो सकता है, चेंजेस भी आ सकता है। नर्सिंग इंटरवेंशन में क्या करता है, उनको कंफर्टेबल पोजीशन प्रोवाइड करते हैं एज वेल एज द प्रोवाइड रेस्ट टू पेशेंट विद राइज्ड हेड बेड और यूज पिलो, मैंने उनको पिलो या सब की ज़रूरत पड़ जाए तो इसके लिए उनको हम हेल्प ये सब करेंगे कि उनको पोजीशन चेंज करना हो, मुड़ना हो, तो ये सब में उनका हेल्प करते हैं। प्रोवाइड जनरल केयर टू द पेशेंट, उसको जो जनरल केयर चाहिए पेशेंट को प्रोवाइड करेंगे। हेल्थ एजुकेशन पेशेंट को जो चाहिए वो देते हैं। एडवाइट पेशेंट टू अवॉइड अल्कोहल एंड स्मोकिंग, अवॉइड करवाते हैं कि आप लोग शराब ये सब नहीं पीजिए, अल्कोहल ये सब नहीं लीजिए, स्मोकिंग नहीं कीजिए, तो ये सब चीज़ करते हैं। तो आज के लिए इतना दोस्तों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, लव यू सो मच। आप लोग मेरे वीडियो पर नए हो तो वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, चैनल को बेल आइकन को प्रेस करो और अपने फ्रेंड तक मेरे बातों को पहुंचाओ, मेरे वीडियो को पहुंचाओ और ज़्यादा से ज़्यादा हमसे जुड़ें, एक पार्टिसिपेटर आप लोग बनो। मेरे चैनल को आप लोग उस ऊंचाई तक ले जाओ कि बाकी कोई वहाँ तक नहीं गया हो।